अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जिसका रोजमर्रा जिंदगी में फीमेल को सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था जो आप लोगों ने बार बार मुझसे पूछा। डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर मैं जब चल रही थी तो मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला। अब मैंने ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है, आप इसको कंप्लीट देखिए ताकि आपको फायदा हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज PCOS या PCOD इन विमेन, यानी कि ख्वातीन में PCOS या PCOD क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ये एक हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हार्मोन्स की, वो जब उसका बैलेंस खराब हो जाता है तो कुछ मेल हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे उनकी बच्चादानी फर्टाइल नहीं रहती, यानी कि जरखेज नहीं रहती और उनके लिए प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है और अगर प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। बेसिकली बच्चादानी की इनर सरफेस में पानी की अजीब सी झिल्लियां बन जाती हैं जो उसकी सतह को नाहमवार कर देती हैं, इसलिए वहाँ पे इम्प्लांटेशन मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा इस प्रॉब्लम में एग्स का बनना कम हो जाता है, बहुत कम मिकदार में एग्स बनते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते। तो ये था PCOS और PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं ये आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर चीज के बारे में उसकी सिम्टम्स पहले बताती हूँ। तो सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है वेट गेन, यानी कि जब बच्चियां तकरीबन 18 साल से बढ़ती हैं और उनकी वो स्टेज आती है जब उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं तो उनका वेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज के साथ उनके जिस्म का हार्मोनल लेवल खराब हो जाता है और उनके चेहरे पर अजीब मर्दाना वजाहत के बाल आ जाते हैं, चिन पे, नेक पे, मुख्तलिफ एरियाज पे, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंस भी हो जाती हैं और कई फीमेल्स इससे और ज़्यादा ओबीस हो जाती हैं, यानी कि मोटापा गेन कर लेती हैं। छाती की जो शेप होती है वो राउंड की जगह जिस तरह लंबे वाले बैंगन होते हैं उस तरह की शेप में आ जाती हैं जो कि लटकी हुई और बहुत एबनॉर्मल सी लगती हैं। एक्नी दाने, यानी कि चेहरा उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दानों से भर जाता है जो उनकी खूबसूरती का दुश्मन बन जाता है और वो लाख इलाज करवाएं और क्रीमें यूज करें लेकिन उनका हल नहीं मिलता। बेली फैट्स, यानी कि पेट के एरिया में उनका जो चर्बी है ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे एक ब्याही हुई लड़की के पेट पे ज्यादा चर्बी होती है क्योंकि उसने बच्चे पैदा किए होते हैं। इस तरह एक अनमैरिड लड़की के पेट पर उस तरह से चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। थिनिंग ऑफ हेयर्स, यानी कि बालों का पतला होना, सर के बाल उसके बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं या अक्सर औकात में बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा जिस्म पे जगह जगह डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं, चेहरे पर भी, और उसके लिए भी आप लोग डिफरेंट क्रीमें वगैरह यूज करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डार्कनिंग नेक, यानी कि गर्दन का स्याह पड़ना या छाती का निचला एरिया वो भी डार्क हो जाता है या काला पड़ जाता है, ये भी इसकी एक निशानी है। इंसोम्निया, यानी कि नींद न आना, टाइम के ऊपर नींद न आना, नींद पूरी ना होने के बावजूद भी नींद न आना, तो ये इसके सिम्टम्स में से एक है। फटीग, यानी कि थकावट, आमतौर पे फीमेल्स फ्रेश रहती हैं लेकिन ऐसी हालत में चूंकि जिस्म में डिफरेंट चेंजेस हो रहे होते हैं तो वो अजीब सी थकावट महसूस कर सकती हैं, या अजीब एंजाइटी, यानी कि कश्मकश या फिर तजब्जुब का शिकार हो जाती हैं, तो ये भी एक इसका सिम्टम होता है। और इसके अलावा स्ट्रेस या आप कह सकते हैं कि परेशानी, उनको किसी किस्म का जहनी दबाव महसूस हो सकता है और कई दफ़ा किसी जहनी दबाव की वजह से भी ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। इनफर्टिलिटी, यानी कि हमल ना ठहरना, आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बच्चादानी की अंदरूनी सतह हमवार नहीं रहती और इसलिए उनका मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीज़न एग का प्रॉपर ना बनना होता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट होती हैं, यानी कि अजीब सी झिल्लियाँ बन जाती हैं पानी की, अगर आप इसका टेस्ट करवाएं तो वो
बाकायदा तौर पे डॉक्टर आपको उसका कॉज बताती हैं और आपको उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह देती हैं। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द होती है, ये एक वाज़िह सिम्टम होती है कि कूल्हों में दर्द वैसे नहीं होती। एनोव्यूलेटरी पीरियड्स यानी कि अंडे के बगैर हेज, ऐसे हेज होते हैं जिसमें प्रॉपर अंडा नहीं बना होता या बनने के बाद जल्दी टूट जाता है या कच्चा अंडा होता है, उसकी वजह से जो हेज आते हैं वो चूंकि ठीक नहीं होते इसलिए वो प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं कर सकते। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि जिस्म में लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा हो जाती है और अगर प्रेगनेंसी हो तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि हैज का बाकायदा तौर पे ना आना यानी कि एग्जैक्ट डेट पे ना आना, जैसे कि एक पर्टिकुलर साइकिल होती है 28 डेज की, उतने दिनों में ना आना या अगर आए तो बहुत ज्यादा मिकदार में आना, कभी बहुत जल्दी आ जाना, कभी लेट आना, तो ये जो उसका इरेगुलर चीज है वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मूड स्विंग्स एक कॉमन फैक्टर है, इसमें चूंकि हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं रहता तो जैसे प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ज्यादातर मूड स्विंग्स होते हैं, इस तरह PCOS में भी उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है और इससे उनके जिगर में फैट्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उनमें रेज आ जाता है यानी कि तैश आ जाता है, वो छोटी चीज के ऊपर ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। स्लीप एपनी यानी कि सोते में सांस रुकना, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद इस बच्ची को या इस फीमेल को कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई है या कोई डस्ट एलर्जी हो गई है जिससे सांस नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली अगर आप महसूस करें कि सिर्फ रात के टाइम सांस रुक रहा है तो ये भी एक सिम्टम है PCOS का। अभी अगर आपको सिम्टम्स पता चल गए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशंस कैसे होती हैं। जब आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो वेरी फर्स्ट चीज ये करती है कि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेती है, यानी कि वो ये जानती है कि आपको थ्रू आउट ये प्रॉब्लम्स कब कब स्टार्ट हुई या कितनी एज में स्टार्ट हुई या आपका वजन कितना था, इस तरह की डिफरेंट चीजें वो आपसे जानती हैं और आपका डिफरेंट तरह के टेस्ट लेती हैं, जैसे कि पेल्विक एग्जाम यानी कि कूल्हों की जांच वो इंटरनली चेक करती हैं और देखती हैं कि क्या यूट्रस के अंदर कोई मैसेज तो नहीं बने हुए या कोई झिल्लियां तो नहीं बनी हुई, तो इस तरह वो पेल्विक एग्जाम जब करती हैं तो वो फाइंड आउट कर लेती हैं। ब्लड टेस्ट में वो हार्मोन्स का लेवल चेक करती हैं। 3 तरह के हार्मोन्स फीमेल के लिए होते हैं जिनके टेस्ट होते हैं, तो अगर उनका बैलेंस ठीक ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के जरिए वाज़े तौर पे झिल्लियां नजर आ जाती हैं, अगर हों तो इस तरीके से भी डॉक्टर आपकी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करती हैं, यानी कि आपको अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब आपने कुछ खाया पिया ना हो तो उस टाइम आपको काफी ज्यादा मिकदार में शक्कर देती हैं। पहले आपका खाली पेट शुगर चेक करती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा ग्लूकोज देने के बाद का टेस्ट होता है और उसकी जो कैलकुलेशंस है उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या इंसुलिन ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, और अगर ना कर रही हो तो फिर इससे भी वो अंदाजा लगा लेती हैं। ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट भी करती हैं कि अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो फिर उससे भी वो अंदाजा लगा लेती हैं। ब्लड प्रेशर का एक शेड्यूल चेक करती हैं, यानी कि कुछ दिनों के लगातार मेजरमेंट्स चेक करती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग फॉर एंजाइटी, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें वो ये जान लेती हैं कि क्या जो पेशेंट है उसमें एंजाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा स्लीप अपनी के भी स्क्रीनिंग होती है जिसमें वो मॉनिटर करती हैं कि क्या पेशेंट रात के टाइम ठीक से नींद ले रहा है या कितने घंटे की नींद ले रहा है। इस तरह की टेस्ट के जरिए वो जान लेती हैं कि आपके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। अब इसकी आपको कॉजेज भी यकीनन मालूम होने चाहिए कि इसके मेन वजूहात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना लिया है और हम लोग बहुत लेजी हो चुके हैं। हम लोगों ने हर चीज के असिस्टेंस के लिए मशीनें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो चुका है। इस तरह के इजी लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर लड़कियां ओबीस हो जाती हैं और उससे ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। एक्सेस एंड्रोजन, ये एक मर्दाना हार्मोन होता है जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स वगैरह आते हैं और ये प्रॉब्लम प्रोसीड करती है। ये भी इसकी वजूहात में से एक वजह होती है। एक्सेस इंसुलिन, यानी कि जिस्म में जितनी इंसुलिन चाहिए हो उतनी ना मिले, तो ये भी इसकी एक रीजन होती है। और इसका
रीज़न डायबिटीज़ भी हो सकती है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता होगा। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी कि जिगर का कम मिकदार में फैट होना और एक्चुअली जो खून के वाइट सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वो ठीक से काम ना करें तो फिर इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है और सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह से फैटी लिवर या जिगर का सूज जाना एक प्रॉब्लम बन जाती है और ये भी इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा हेरिडिटी, मतलब कि आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से ये प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इससे आपके जिस्म में क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी साइड इफ़ेक्ट्स कह लें ये हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि वक्ती ज़ियाबतीस। ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और इसमें चूँकि आपका लबलबा ठीक से काम नहीं करता और वज़न की वजह से सुप्रेस हुआ होता है, ये चीज़ आपको प्रेगनेंसी में इससे फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको ये प्रॉब्लम हो तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और माँ बनना चाहती हैं तो लैक ऑफ एग्स फॉर्मेशन यानी कि अंडा ना बनना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ का, या इसकी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। जब अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर वो फर्टिलाइज कैसे होगा और प्रेगनेंसी कैसे होगी। अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी कि बच्चादानी की दीवारों से खून का रसना, यानी कि जो अंदर वाली उसकी एंडोमेट्रियम होती है, यानी वेरी इंटरनल लेयर होती है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा भी हो सकती है और आपको उससे ख़तरा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर ऑफ यूटेराइन लाइनिंग भी हो सकती है, यानी कि बच्चादानी की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनका सरतान यानी कैंसर हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे रप्चर या उसमें इस तरह के जख्म बनने लग जाएंगे तो कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या आप इसके लिए कर सकती हैं। यही वो मेन सवाल है जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ वो है कि स्टॉप मेडिकेशंस, यानी कि आमतौर पे जब आपको थोड़ा सा पेट में दर्द हो तो आप कोई दवाई ले लेते हैं, सर में दर्द हो तो कोई दवाई ले लेती हैं। स्पेशली जब आपकी अभी शादी नहीं होती या अभी आप बच्चा चाहती हैं कि हो तो आप इस तरह की दवाइयाँ बिला ज़रूरत मत लें और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल स्टॉप कर दें। इसके बाद सेकंड फैक्टर है स्टॉप जंक फूड, यानी कि जंक फूड में आपको पता है कि चीज़ वगैरह शामिल होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपके जिस्म में फैट्स क्रिएट करते हैं और आपके जिस्म को बल्की कर देते हैं, जो इस प्रॉब्लम को एनहांस कर देते हैं। स्टॉप प्रोसेस्ड फूड, यानी कि प्रोसेस्ड फूड वो होती हैं जो कि पैकेट्स में मिलती हैं, यानी कि उसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला होता है और जो प्रिजर्वेटिव हैं उनमें कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके जिस्म की हार्मोनल बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। इसमें आप ये देख सकती हैं टिन वाली फूड्स, प्रिपेयर्ड फूड्स, चिप्स वगैरह, इस तरह के जो पैकेट्स मिलते हैं बाजार में जो आप आमतौर पे इजीली खा लेते हैं, तो उसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। डू वॉक और एक्सरसाइज, यानी कि अपनी रूटीन बना लें कि आपने वॉक ज़रूर करनी है और आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप कार्डियो कर सकती हैं तो कार्डियो कर लीजिए, अगर आप योगा कर सकती हैं तो वो बहुत अच्छी होती है इसमें, क्योंकि योगा से आपके जिस्म में जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो भी कम हो जाती है और वो आपको रिलैक्स कर देती है। तो बेहतर है कि अगर आप एक्सरसाइज चूज करें तो योगा कीजिए ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कर लें और वेट भी ज़्यादा गेन ना हो। अगर आप सिगरेट पीती हैं तो उसको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आजकल न्यू ट्रेंड हो चुका है, लड़कियां शीशा या हुक्का जो भी चीज़ें नई आई हैं उनको पीती हैं और इसको एक मॉडर्निज्म का सिंबल समझती हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उनकी बात की ज़िंदगी में इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं। फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप कोशिश किया करें कि अपने तमाम काम खुद करें, क्योंकि हम लोगों को मेड्स की आदत पड़ गई है, हम लोगों को बैठे रहने की आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्किंग पार्ट्स हैं वो कम काम करके हमारे जिस्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है जिसमें तमाम बॉडी को के तमाम पार्ट्स को मूव होना चाहिए और उनकी तमाम फंक्शंस को रेगुलेट होना चाहिए, और अगर हम चलें फिरेंगे नहीं और इस तरह से करेंगे तो
ऑब्वियसली फिर हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्मोन्स का लेवल खराब होना शुरू हो जाता है। स्टॉप फैट्स एंड कार्ब्स, यानी कि चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट को आप गुड बाय कह दीजिए अगर आप अपने आप को पीसीओएस से छुटकारा दिलाना चाहती हैं। अगर आप ये वाले पॉइंट्स पे अमल करेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल इस तरह समझें जैसे कि कोई डाइट प्लान आपने अपने लिए बनाया है, जैसे लोग वेट रिड्यूस के लिए बनाते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने जिस्म से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कम या बिल्कुल जीरो कर देंगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर सूरत में अगर आप डायबिटिक हैं तो भी, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं तो भी, ईट गुड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन खाइए और अच्छी किस्म की खाइए। दालों में प्रोटीन होती है, गोश्त में प्रोटीन होती है, फिश में होती है, आप वो तमाम चीजें यूज कर सकती हैं। और एम फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी कि अपने लिवर का बहुत सा ख्याल रखिए और इसके ऊपर बिल्कुल भी फैट्स मत इकट्ठे होने दें, क्योंकि इसके ऊपर अगर फैट्स आ गए तो इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी और ये फिर आपको पीसीओएस को कॉप नहीं करने देगा। इंक्रीज मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम एटसेट्रा। कुछ सॉल्ट्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम। इनको आप अपनी फूड में ऐड करें, चाहे इनकी आप डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा लीजिए या ऐसी फूड्स इस्तेमाल करें जैसे कि केले में मैग्नीशियम होता है। इस तरह की चीजों से आपके जिस्म में जो हार्मोनल लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। इंक्रीज फाइबर्स, यानी कि अपनी फूड में फाइबर्स का इस्तेमाल करें जो कि सब्जियों में होता है और फलों में होता है। इससे आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो मोशन के साथ बाहर निकल जाता है और ये फाइबर्स आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देते। और ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन भी बीमारी है एक बहुत बड़ी जो कि आपको बहुत जल्दी मोटा कर देती है। इंक्रीज आयरन इनटेक, यानी कि अपनी गिजा में आयरन का इस्तेमाल ज्यादा कर दीजिए, या अगर आपको कमी है आयरन की तो आप इसके लिए कोई आयरन की टैबलेट्स यूज कर सकती हैं। कट ऑफ कॉफी बहुत आपके हार्मोन्स के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसमें कैफीन होती है जो आपके हार्मोन्स के, ये आप समझ लें, दुश्मन है। जो फीमेल्स को जो हार्मोन्स चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए वो कॉफी से हर्ट होते हैं या उनका बैलेंस खराब हो जाता है। साउंड स्लीप, यानी कि मुनासिब नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए कि जब आप इंटरप्शंस के साथ सोती हैं तो आपके जिस्म में हार्मोन्स का लेवल खराब हो जाता है। जब हमारे मजहब के मुताबिक आप इशा के बाद सो जाएं और फजर के टाइम उठें तो ये जो टाइमिंग है इस दौरान में अक्सर लोग आपको तंग नहीं करते, फोन नहीं आते और इस तरह की कोई घर में मेहमान भी नहीं इस टाइम आता, तो आप लोग एक साउंड स्लीप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग लेट नाइट सोते हैं और सुबह जब बाहर दरवाजे पे कभी दूध वाले के लिए बेल हो रही होती है, कभी काम वाले के लिए हो रही होती है, तो इस तरह की चीजों से आपकी जब नींद बार बार डिस्टर्ब होती है तो ये आपका हार्मोन्स का लेवल खराब कर देती है। इसके अलावा आप विटामिन बी लीजिए, विटामिन डी, और विटामिन डी के साथ आपने कैल्शियम लेना है। तो ये आपके विटामिन जरूरी हैं। अब आप ये आपके अपने ऊपर है कि आप कोई मल्टी विटामिन ले लेती हैं या आप फूड ऐसी चूज करती हैं जिसमें ये विटामिन मौजूद होते हैं। यूज सम इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कुछ ऐसे अज्जा चाहिए। आपको मैं बताती चलूं कि आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद देते हैं। क्रोमियम एक नीलगुण चमकीली धात होती है, धाती अंसर होता है। अगर आप इसको फूड में ऐड करें तो ये आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सिनेमन को आप सिनेमन का वाटर बनाकर भी पी सकती हैं, इसको आप वैसे भी खा सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको आप पानी के अंदर उबाल के इसका कहवा पिएं। तो ये वेट रिड्यूस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वेरी नेक्स्ट चीज है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी में हीलिंग क्वालिटीज होती हैं और ये आपके जिस्म में जो चीजें रप्चर हुई होती हैं उनको ठीक कर देती हैं। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके मैंने उर्दू में नाम लिख दिए हैं, अगर आप इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं या उर्दू में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। कोड लीवर ऑयल, ये एक मछली की किस्म होती है, उसके जिगर का तेल होता है। बेरबेराइन, ये एक कलमी एल्केलाइड होता है और कलमी शेप में होता है ये। और मैका रूट्स, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इनसे भी आपके इस प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगा। अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसिंग और इसमें भी वो खसूसियात होती हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को हल कर सकें। बेसल, यानी कि तुलसी के पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी डेली लाइफ में। लिकोराइज रूट्स, यानी कि मलहट्टी, और ये भी आपकी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी होती है। ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस, यानी कि तरकंडी, ये एक तरह की येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, इनकी भी इस्तेमाल से आपकी इस प्रॉब्लम में आपको अफाका होता है। चेस्टबेरी, ये एक
दरख्त होता है जिसमें कुछ बेरीज होती हैं लगी हुई, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स होती हैं वो चीज़ें जो आपके जिस समय इम्बैलेंस हुआ होता है स्टमक की रेशो का, वो ठीक कर देती हैं और आपको नॉर्मल जो आपका फ्लोरा होता है, मतलब कि जो आपके मोशंस को बनाता है, वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन चूँकि ये आपके स्टमक को बैलेंस करता है और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम के साथ भी कॉप कर सकती हैं, तो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी होती हैं PCOS में। ओमेगा 3 ये दवाइयों की सूरत में मिल जाता है आपको, इसकी टैबलेट्स होती हैं, इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सिडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, इसको आप निहार मुंह पिए गर्म पानी के अंदर और सोते हुए भी पिए, तो ये आपके जिस्म में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है और इसके अलावा फालतू की फैट्स को बर्न करता है। ग्रीन टी भी यही पर्पस के लिए यूज होती है और ये आपके जिस्म में से फालतू चीज़ों को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और इससे आपका वेट भी रिड्यूस होता है। रॉयल जेली भी इसी तरह की एक चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूज़ करें। एलोवेरा जूस यानी कि आप एलोवेरा को मिक्स करके पानी के अंदर गर्म पानी में उसको भी पी सकती हैं, ये भी आपके जिस्म में बहुत अच्छी चेंजेस लेके आता है। आंवला जूस यानी कि आंवला का इसी तरीके से आप उनको शरबत बनाइए या बना बनाया भी अवेलेबल हो सकता है, वो लीजिए। जीरा सीड्स वाटर यानी कि क्यूमन सीड, ये आप पानी के अंदर एक चम्मच जीरे को बॉईल कीजिए और उसको स्टेन करके इसको आप पिए, तो ये भी आपके लिए अच्छा होता है। कलंजी सीड्स ये इसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। जो चिया सीड्स हैं ये आपके जिस्म में एग्स का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करते हैं और जिस्म को फर्टाइल करते हैं। मेथरे आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली आप अगर चाहें तो 3 चीज़ें ये मिक्स करके रख लें जिसमें कलवंजी, मेथरे और सौंफ शामिल होती है और इसका 1 टीस्पून सुबह खा लें तो ये आपके लिए अच्छी होती है। ब्लैक सेसमी सीड, तो ये काले तिल होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, जिसके बारे में अभी आपको बता चुकी हूँ, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करते हैं। पंपकिन सीड्स ठंडे होते हैं तासीर में और ये आपके जिस्म में जो PCOS की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है आक्यूपेंचर का। आक्यूपेंचर एक थेरेपी है बेसिकली, इसके जरिए भी आपके जिस्म में से फालतू कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को रिमूव किया जा सकता है, हार्मोनल बैलेंस को ठीक किया जा सकता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप आक्यूपेंचर पे बिलीव करती हैं तो आप इसके जरिए भी अपने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकती हैं। मोस्टली रिकमेंडेड यानी कि ज्यादातर डॉक्टर क्या अद्वियात ऐसी सूरत हाल में रिकमेंड करती हैं। इसमें पहली चीज है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो अगर आप अभी बच्चा नहीं चाहती तो बर्थ कंट्रोल पिल्स आपके जिस्म से एंड्रोजन का जो सिक्रीशन है उसको कम कर देती हैं और आपके जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती हैं। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। सेकेंड चीज होती है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। इसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शंस वगैरह के जरिए ट्रीटमेंट की जाती है मुख्तलिफ वक्फों के दौरान। इससे आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो ठीक किया जाता है। क्लोमिड जो है वो भी आपके हार्मोन के बैलेंस के लिए होती है। लेट्रोजोल जो है वो आपको इसलिए दी जाती है कि आपकी जो एग की प्रोडक्शन है वो ठीक हो जाए या ज्यादा अच्छी क्वालिटी का एग बने। मेटफॉर्मिन आपके जो इंसुलिन का लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। गोनाडोट्रोफिन्स ये भी आपके एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये वो दवाइयां हैं जो डॉक्टर आमतौर पर आपको देती हैं। माय ओपिनियन, मेरी राय ये है कि आप लोग ये वीडियो देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगी कि बहुत ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं कि इनमें से जो आपको अवेलेबल हो आप उसको यूज कीजिए, जिससे आपको एलर्जी ना होती हो आप वो यूज कीजिए, ताकि आप ये ना कह सके मैं इस चीज को नहीं यूज कर सकती या मैं इस चीज को यूज नहीं कर सकती। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।